हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो।
Hello and good afternoon. So good afternoon to all of you. And what was the last topic? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? I think आई, right? मानव नेत्र की बात कर रहे थे हम लोग. So good afternoon to all of you and let's start today's topic. Yes, I was talking about human eye. तो इस डायग्राम की ज़रूरत आज भी पड़ेगी हमें, और हमने इसमें रेटिना की बात की थी. आपको याद होगा हमने रेटिना की बात की थी, और रेटिना जो है वो आंखों की तीसरी परत है, अंतिम की परत है, फोटोसेंसिटिव है, प्रकाश संवेदी है. इसी रेटिना पर हमारे आंखों में प्रतिबिंब बनते हैं, और रेटिना की संरचना दो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, एक रॉड्स और दूसरी कोन्स. रॉड्स वो जो कम प्रकाश में भी काम करे, अधिक प्रकाश में भी काम करे, और रॉड में रंगों को दिखाने की क्षमता नहीं होती है. लेकिन हाँ, चूंकि रॉड्स कम प्रकाश में भी कार्य करता है, तो कम प्रकाश में हम रंग बेशक ना देख पाए, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ अपने दृष्टि पटल पर देख पाते हैं. कॉन्स जो है वो, कोन्स जो हैं वो सिर्फ ब्राइट लाइट में काम करेंगे, सिर्फ अधिक प्रकाश में काम करेंगे, और अधिक प्रकाश में काम करने के साथ साथ इसमें रंगों को देखने की क्षमता भी है ना. रॉड्स की कमी विटामिन ए से हो सकती है, या विटामिन ए की कमी से रॉड्स की कमी हो सकती है, और उससे रतौंधी नाम का रोग होगा. जबकि कोन्स की कमी एक अनुवांशिक रोग है जिसका नाम है वर्णांधता. राइट. तो अब आते हैं अगले हिस्से में, और शायद मैंने ये भी कहा था आपको कि जानवरों और मवेशियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोन कोशिकाएं, सॉरी सिर्फ रॉड कोशिकाएं होती हैं, कोन्स नहीं होती हैं. ये बात हमने कही थी ना, राइट. चलिए अब आइए, रेटिना के बाद यहाँ पे एक है पीत बिंदु येलो स्पॉट, और दूसरा अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट. आप देखेंगे पीत बिंदु सिर्फ सीधे सीधे लेंस के सामने है, तो लेंस के सामने का एक हिस्सा है रेटिना पर ही जिसको पीत बिंदु कहते हैं. और पीत बिंदु की सबसे खास बात क्या है कि इस बिंदु पर अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इस बिंदु पर सबसे ज्यादा रॉड और कोन कोशिकाएं हैं. मैक्सिमम रॉड्स एंड कोन्स वुड बी देयर एट दिस वन, है ना. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा येलो स्पॉट. येलो स्पॉट या पीत बिंदु, येलो स्पॉट या पीत बिंदु. और लिखें रेटिना की वह सतह रेटिना की वह सतह जहां रॉड और कोन कोशिकाएं, जहां रॉड और कोन कोशिकाएं सबसे अधिक, रॉड और कोन कोशिकाएं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं. है ना? तो रॉड और कोन सबसे ज्यादा जिस बिंदु पर है उसी को पीत बिंदु कहते हैं, है ना. और लिखिए, इसी के आगे लिखेंगे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और यहां तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है. तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना. तो तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण यहां पे होगा.
राइट, समझ में आई बात? तो चूंकि रॉड और कोन सबसे ज्यादा है, यहां पे देखिए आप, यहां पे सबसे ज्यादा है, तो रॉड और कोन सबसे ज्यादा होने के चलते इसी लेंस के ठीक सामने यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे शार्प इमेज बनेगा। ये मामला वैसा ही है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि आप जो है इस पूरे बोर्ड पे एक वर्ड मैंने लिखा येलो स्पॉट, और मैंने कहा कि इस वर्ड को देखो, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यही दिख रहा है, आपको मैं भी दिख रहा हूं, ये बोर्ड भी दिख रहा है, बोर्ड के सारे कोने भी दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो केंद्रित किस पे है? इसी येलो स्पॉट लिखे गए चीजों पे। तो इसका इमेज आपके येलो स्पॉट पे बन रहा है, बाकी सब चीजें आपके रेटिना के इर्द गिर्द बनी हुई है ना? तो तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का मतलब है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब के जिस लाइन को आप पढ़ रहे हैं वो सबसे बढ़िया शार्प अच्छे से दिखता है। जिसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि क्या दिख रहा है? अर्जुन महान धनुर्धर थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, यानी कि उन्होंने अपनी दृष्टि केंद्र को मछली की आंख पे केंद्रित किया था। मछली की आंख का प्रतिबिंब येलो स्पॉट पे बन रहा था। दिख तो मछलियां, सॉरी मछली कह रहा हूं, पंछी की पूरी आकृति दिख रही थी, पेड़ पौधे भी दिख रहे थे, पत्ते भी दिख रहे थे, आम भी दिख रहा था, लेकिन दृष्टि केंद्र कहां था? आंख पर। तो आंख की प्रतिबिंब कहां बन रही थी? येलो स्पॉट पर। ठीक है, तो यही मैंने कहा, इसलिए मैंने इस पे कहा कि रेटिना की वह सतह जहां रॉड और कोन कोशिकाएं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और यहां तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है, राइट? यही याद रखनी है। तो प्रतिबिंब सबसे शानदार किस पे बनेगा? इसी पे बनेगा। रॉड कौन ज्यादा तो बेहतर। दूसरा जो है वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, राइट? ब्लाइंड स्पॉट। और लिखिए, इस बिंदु से दृश्य तंत्रिकाओं इस बिंदु से दृश्य तंत्रिकाओं की दृश्य तंत्रिकाओं की उत्पत्ति होती है। इस बिंदु से देख रहे हैं आप, दृश्य तंत्रिकाएं यहां से निकल रही हैं, तो इसी बिंदु से दृश्य तंत्रिका निकल रही है। तो लिख सकते हैं, इस बिंदु से दृश्य तंत्रिकाओं की उत्पत्ति होती है, और इस बिंदु पर रॉड और कोन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रॉड और कोन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फलस्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है, इसलिए शायद इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा। क्लियर कट मामला है। तो येलो स्पॉट क्यों कहा? क्योंकि रॉड कोन सबसे ज्यादा, सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब, तो रेटिना के उस भाग को येलो स्पॉट कहा। लेकिन उसी के नीचे रेटिना का एक और भाग है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और ब्लाइंड स्पॉट में क्या है कि यहां पे न तो रॉड है न कोन है, क्योंकि यहीं से तंत्रिका निकल के जा रही है। तो है तो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ना? तो ये बात हम पढ़ चुके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, तो इस साइड की सभी बातों को हम पढ़ चुके हैं, इस साइड की सभी बातें हो गई हैं। दिस ऑल आर डन। देख रहे हैं, ये सारी बातें यहां से यहां तक हो गई।
अब उतना ही महत्वपूर्ण एरिया इधर भी है और उसकी बात भी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉर्निया, है ना। कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट। कॉर्निया, तो टॉपिक का नाम लिखिए कॉर्निया। और कॉर्निया के बारे में मैंने कहा था, आपने इस डायग्राम में भी देखा है कि आंखों के ठीक सामने का उभरा हुआ हिस्सा है। कॉर्निया पारदर्शी होता है, एकदम क्लियर कट पारदर्शी, कांच की तरह। और कॉर्निया के ठीक पीछे आइरिस होती है ना। कॉर्निया के ठीक पीछे आइरिस होती है। तो कॉर्निया ये वाला हिस्सा है, देखिए ध्यान से, ये पारदर्शी हिस्सा कॉर्निया है। यहां से लेके और यहां तक का पारदर्शी हिस्सा कॉर्निया है। इसी कॉर्निया को अगर हम यहां देखें तो कॉर्निया ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर का आवरण कॉर्निया है। हालांकि कॉर्निया इसमें दिखाया नहीं है, इसके ठीक नीचे आपको आइरिस दिख रहा है। तो कॉर्निया क्या है, तो पारदर्शी है, इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो लिखिए यह आंखों के सामने का, यह आंखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा है। यह आंखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा है जो मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है। जो मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है। और प्रकाश को केंद्रित कर, प्रकाश को केंद्रित कर आंखों में प्रवेश कराता है। और प्रकाश को केंद्रित कर आंखों में प्रवेश कराता है। तो देखिए ध्यान से, अगर आंखों में ये जो आंखों की संरचना बनाई थी आपको याद होगा, इसमें ये वाला हिस्सा कॉर्निया था और कॉर्निया जो है वो ऐसा है। तो ऐसा है तो क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ये भी एक लेंस और एक लेंस इधर भी है। तो आंखों में दो लेंस होते हैं, ऐसा नहीं कि एक लेंस है। कॉर्निया भी एक लेंस ही है। ये कॉन्वेक्स लेंस वैसे ही लेंस है जो पावर वाले ग्लास थे जिससे आप प्रकाश को केंद्रित करते थे पेपर पे और पेपर जलने लगता था। तो कॉर्निया का काम है प्रकाश को मोड़कर आंखों में प्रवेश करना। हम जो चित्र देखते हैं बहुत बड़ा है, आंख बहुत छोटी है, तो प्रकाश को मोड़ना पड़ता होगा अंदर। ये कार्य मुख्य रूप से कॉर्निया ही करता है। तो पहली बात, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि कॉर्निया ये वाली संरचना है, उभरा हुआ हिस्सा, पारदर्शी हिस्सा। हमें दिखता नहीं, कारण है कई बार अगर आप किसी के दोस्त के घर पे जाओ तो दोस्त जो है वो अपने टेबल पे एक फोटो फ्रेम रखे होता है। हो सकता है आपके पास भी हो सकता है आपके फोटो फ्रेम में मम्मी पापा भाई बहन की तस्वीर हो, फैमिली फोटो लगा रखी हो आपने। तो हम फोटो फ्रेम में फैमिली फोटो देखते हैं, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान भी होता है कि उस फैमिली फोटो के ठीक ऊपर एक कांच की लेयर भी लगी है। लेकिन देखने के क्रम में कांच की लेयर हम नहीं समझ पाते। कॉर्निया बिल्कुल ऐसा ही है। कॉर्निया भी एक कांच की तरह पारदर्शी परत है जो आइरिस के ठीक ऊपर है। हमें देखने के क्रम में हम आइरिस देख के आंखों का रंग देख पाते हैं, हम कहते हैं काला है, भूरा है, लेकिन इसके ठीक ऊपर कॉर्निया भी है। कॉर्निया भी उसके ऊपर है ना। और कॉर्निया आंखों का मुख्य लेंस है। मुख्य लेंस कैसे है, क्योंकि यही कॉर्निया जो है आपका प्रकाश को मोड़कर आंखों में प्रवेश कराता है। ठीक से ठीक है, आगे लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, कॉर्निया एक जीवित संरचना है। कॉर्निया एक जीवित संरचना है, लेकिन
इसमें रक्त वाहिकाएं लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फलस्वरूप यह पारदर्शी संरचना है। पारदर्शी संरचना, कांच की तरह पारदर्शी है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया जीवित है, कोशिकाओं से बना है, लेकिन रक्त वाहिकाएं न होने के कारण कॉर्निया पारदर्शी दिखता है। और रक्त वाहिका न होना, राइट, ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि रक्त वाहिका अगर नहीं है तो फिर किसी की कॉर्निया किसी को लगा दो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में नेत्रहीनता के सबसे बड़े कारण कॉर्निया में दिक्कत है, क्योंकि कॉर्निया सबसे बाहर का हिस्सा, आगे की कांच है ये। और सोचिए, आगे की कांच, अगर कैमरे के आगे की कांच टूट जाए, कैमरे की सबसे आगे की कांच में दिक्कत आ जाए, तो क्या हम फोटो खींच पाएंगे? नहीं। तो नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारक कॉर्निया विकार है, क्योंकि किसी हानिकारक गैस के प्रभाव में आ गया, आग के प्रभाव में आ गया, तो कॉर्निया में दिक्कत आती है। और कॉर्निया में दिक्कत मतलब आंखों की दिक्कत। लेकिन कॉर्निया के साथ अच्छी बात है कि हम चाहे तो कॉर्निया बदल भी सकते हैं। ये जो नेत्र दान का कॉन्सेप्ट है वो कॉर्निया का ही दान है। तो लिखिए, विश्व में विश्व में विश्व में नेत्रहीनता का विश्व में नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण कॉर्निया विकार है। कॉर्निया विकार है, जिसे कॉर्निया प्रत्यारोपण जिसे कॉर्निया प्रत्यारोपण या नेत्र प्रत्यारोपण, कॉर्निया प्रत्यारोपण या नेत्र प्रत्यारोपण के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा विकार, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉर्निया के चलते ही होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर हम कॉर्निया के प्रत्यारोपण के द्वारा ठीक भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए ब्लड ग्रुप मिलाना भी नहीं पड़ता, कोई जांच पड़ताल नहीं करना, किसी व्यक्ति की कॉर्निया किसी को लगाओ, क्योंकि उसमें रक्त तो है ही नहीं। तो लिख सकते हैं, कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए ब्लड ग्रुप या एंटीजन मिलान की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लड ग्रुप या एंटीजन मिलान की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लड ग्रुप या एंटीजन मिलान की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, है ना।
इसी में जोड़िएगा, किसी भी व्यक्ति की कॉर्निया किसी अन्य व्यक्ति में लगाई जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की कॉर्निया किसी अन्य व्यक्ति में लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कॉर्निया की क्या है कि मृत्यु के कई घंटे बाद तक कॉर्निया जीवित रहती है। व्यक्ति मर गया फिर भी कॉर्निया निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसको हम नेत्र प्रत्यारोपण कहते हैं वो नेत्र प्रत्यारोपण नहीं है, वो कॉर्निया प्रत्यारोपण है। जिसको हम नेत्र दान कहते हैं वो नेत्र दान नहीं है, वो कॉर्निया का दान है ना। आगे लिखिए, आगे एक और बात लिखिए और लिखिए, कॉर्निया में कई परतें पाई जाती हैं। कॉर्निया में कई परतें पाई जाती हैं। फलस्वरूप एक व्यक्ति के कॉर्निया से लगभग 3 व्यक्तियों की नेत्रहीनता, लगभग 3 व्यक्तियों की नेत्रहीनता दूर की जा सकती है। तो कॉर्निया के अंदर कई लेयर्स, 6 लेयर होते हैं और 6 लेयर जब होते हैं तो लेयरों को बांट बांट के हम एक से अधिक व्यक्तियों की नेत्रहीनता भी दूर कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं कि पूरे दुनिया भर में नेत्रदान के लिए बड़ा ही प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि नेत्रदान तो मरने के बाद निकालने की क्रिया है और कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। कॉर्निया विकार के कारण विश्व में सबसे अधिक नेत्रहीनता है, तो डिमांड हमेशा बनी हुई है कॉर्निया की। सबसे बड़ी बात है कि नेत्र जो दान किया, यानी कॉर्निया जो दान किया, वो बेकार कभी नहीं जाएगा। रीजन है कि किसी व्यक्ति की कॉर्निया कहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मेडिकल जांच होगी लेकिन लग जाएगा। और एक व्यक्ति के कॉर्निया से 3 व्यक्तियों की नेत्रहीनता दूर होगी। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत सारे सवाल पूछते हैं आप लोग इधर उधर की, उससे क्या होगा ना, लेक्चर की जो दिशा है वो भटक जाएगी। इतने सवाल आप क्लास में नहीं पूछते थे, है ना। तो क्लास वाली बात ही है, मैं अपने ही पूरे प्लान पे स्टिक करूंगा। और रही बात एक्स्ट्रा कुछ पूछने की, तो उसके लिए आना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉर्निया के बाद, वो है आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस एंड प्यूपिल, है ना, आइरिस एंड प्यूपिल। तो मुझे लगता है कि आपने चित्र देखी रखी कई बार। ये देखिए, आइरिस एंड प्यूपिल की बात मैं कर रहा था शायद, यहीं पे यही वाला टॉपिक है, आइरिस एंड प्यूपिल। तो दिस टॉपिक इज आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस का मतलब ये भूरा वाला हिस्सा, और प्यूपिल का मतलब बीच में छेद। जैसे सीडी देखिए ना अपने, सीडी वैसे ही होता है वो। तो सीडी और बीच में छेद, छेद से प्रकाश जाएगा। जो आइरिस है वो चिकनी पेशी का बना हुआ है। चिकनी पेशी का मतलब यह है कि ये स्मूथ है, स्मूथ मसल है, राइट। तो लिखिए, आइरिस की संरचना, आइरिस की संरचना पुतलियों के आकार में परिवर्तन कर पुतलियों के आकार में परिवर्तन कर
प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो ब्लैक नहीं है, वो अंदर प्रकाश भेजने का रास्ता है। ब्लैक इसलिए दिख रहा है कि अंदर अंधकार है। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। दूसरी बात लिखिए, आइरिस चिकनी पेशी और अनैच्छिक पेशी है। आइरिस चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी है। चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी है। राइट। तीसरी बात लिखिए, आंखों का विशिष्ट रंग, आंखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण ही होता है। आइरिस के कारण ही होता है। है ना? तो आइरिस चिकनी पेशी है तो अपने आप कम और ज्यादा होता है। आइरिस की दो स्थितियां हो सकती हैं, ध्यान से देखिए। अगर प्रकाश कम हो, डार्क हो, तो देखिए आइरिस पीछे चला गया और पुतली की आकार बढ़ गई, विंडो बड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप जून के महीने में बहुत तेज धूप हो बाहर, तो खिड़की के पल्ले आप कम खोलते हैं, उसको सटा के रखते हैं थोड़ा, क्योंकि इतनी धूप बाहर है कि थोड़ा सा भी पल्ला खोल दें तो बहुत ज़्यादा रोशनी आएगी, और हम रोशनी उतना ही चाहते हैं जिससे आंखों को चुभे भी नहीं और हमें दिख भी जाए। लेकिन जब शाम हो जाता है, जब 6 बजने को आते हैं, तो बाहर प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, तो हम पल्ले पूरे खोलते हैं। पल्ले पूरे क्यों खोलते हैं? क्योंकि बाहर डार्क है। तो वही कहानी हमारे आंखों में भी है। आंखों को प्रकाश जो चाहिए वो ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए। जब हम कम प्रकाश के क्षेत्र में रहते, कमरे में बैठ के जब पढ़ते हैं, तो हमारी पुतली का आकार बड़ा होता है, क्योंकि आइरिस पीछे चला जाता है। आइरिस विंडो को खोल देता है, पुतली विंडो है। और जब हम ब्राइट लाइट में, सूर्य की रोशनी में जाते हैं दोपहर में, तो इतनी छोटी सी हो जाती है, क्योंकि आइरिस फैल के उसको कवर अप कर लेता है। यह परिवर्तन अपने आप होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चिकनी पेशी है तो अनैच्छिक है, अनैच्छिक है तो अपने आप होगा। कई बार आपने महसूस किया होगा कि अगर आप बाहर धूप से सीधे कमरे में आओ तो दिखाई नहीं देता। एकदम धूप से आप कमरे में प्रवेश करोगे तो बहुत कम दिखाई देगा, थोड़े समय के बाद, 30 सेकंड के बाद आपको दिखना शुरू हो। हमारे कस्बों और गांव में सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर का मतलब कि बस सिनेमा हॉल है, एक ही स्क्रीन है। धूप से जब सिनेमा हॉल में घुसें और पिक्चर शुरू हो तो अंधकार होता है, कुछ नहीं दिखता, हम अंधे जैसे फील करते हैं। क्योंकि बाहर जब खड़े थे तो आइरिस का आकार फैला हुआ था, पुतली बड़ी छोटी थी। अंदर गए तो प्रकाश कम है और विंडो भी छोटा है, तो बहुत कम प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। तो आइरिस के हिसाब किताब कैसी है, इस बात को समझते हैं। ये कैसे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहीं पे एक चीज लिखेंगे आप, और लिखेंगे कि जब ब्राइट लाइट हो, मैं लिख देता हूं ब्राइट लाइट, तो ब्राइट लाइट के प्रभाव में आइरिस का फैलाव होता है। फिर उसके चलते प्यूपिल, पुतली छोटा होता है, और ऐसे में प्रकाश का प्रवेश कम कर देता है। प्रकाश का प्रवेश कम, यही एडवाइजेबल है, यही होना भी चाहिए। लेकिन उल्टा भी होगा। उल्टा कब होगा? जब आप थोड़े से डार्क फेज में जाएंगे। तो इसको लिखिए, हाँ, कैमरा का एक्सपोजर या अपर्चर, बेसिकली कैमरा का अपर्चर वाला मामला है, एक्सपोजर नहीं, अपर्चर है। एक्सपोजर तो हो गया कि सेंसिटिविटी बढ़ाया आपने।
इसको लिख लेना है और डायग्राम को भी बना लेना है। अपने तरीके से डायग्राम को बना लीजिएगा ताकि दोनों कंडीशन क्लियर रहे। मोबाइल कैमरा ये सब छोड़ दीजिए। कैमरे में एक चीज है कि कैमरे का अपर्चर जो जानते हैं वो इसके बराबर है, बाकी मोबाइल का कोई लेना देना नहीं है इससे, है ना। हो गया, कर लिया। ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में हम लोग लगे हुए हैं। जैसी ही चीज़ें अनुकूल होंगी आपको बताया जाएगा। मैं भी थोड़ा आजकल बिजी चल रहा हूँ, कारण है कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी है घर पे परिवार के सदस्य में। उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा बस क्लास के लिए आता हूँ, क्लास लेके चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ देखना ज़रूरी है। तो मैं ऑफिस जा नहीं पा रहा हूँ। मेरी बातचीत भी अभी एक हफ्ते से नहीं हुई, तो मैं सही व्यक्ति नहीं हुई इस समय इस बात को बताने के लिए। तो आप एक बार ज़्यादा बेहतर जानकारी चाहें तो या तो मैं कल आपको बता दूं एक बार बातचीत करके, और नहीं तो आप ऑफिस कॉल कर लीजिएगा। नंबर आप सबके सामने होगा ही, है ना। तो चलिए, आइरिस और प्यूपिल को समझ गए। प्यूपिल मतलब विंडो जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। बाहर प्रकाश ज़्यादा हो तो विंडो छोटा कर लो, आइरिस करेगा फैल के। बाहर प्रकाश कम हो तो विंडो बड़ा कर लो, आइरिस करेगा पीछे हट के। एक को पढ़ लिया, दूसरा समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आई लेंस। आई लेंस, आई लेंस। तो आइरिस के पीछे देखते हैं आप, डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको जो आपने बना रखे हैं। आइरिस के ठीक पीछे आपको आई लेंस नजर आता है। देख रहे हैं आप। तो एक तो कॉर्निया एक लेंस हुआ और दूसरा एक और लेंस है जो अंदर है। अंदर की इस लेंस की बात कुछ खास है, राइट। ये प्रोटीन से बना है और लचीला है। तो आई लेंस का मतलब हो गया कि अंदर वाला लेंस, आंखों के अंदर का लेंस जिसको सिलेरी पेशी ने पकड़ रखा था इधर से और इधर से, और ये लचीला लेंस है। ये अपने कर्वेचर में बदलाव कर सकता है। तो लिख सकते हैं यह प्रोटीन से बना, यह प्रोटीन से बना लचीला उत्तल लेंस है। लचीला उत्तल लेंस है जो कॉर्निया के साथ मिलकर, जो कॉर्निया के साथ मिलकर प्रतिबिंब को हमेशा, प्रतिबिंब को हमेशा रेटिना पर बनाए रखने में रेटिना को
रेटिना पर बनाए रखने में मदद करता है। अब इस बात को समझना है, रेटिना पर बनाए रखने में मदद करता है। तो देखिए कॉर्निया का काम क्या है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉर्निया इस तरह की संरचना है और उसके पीछे लेंस है, लेकिन ये लेंस कभी फ्लैट भी रहेगा, ये लेंस ऐसा भी हो सकता है कि इट इज फ्लैट लाइक दिस, और ये लेंस कभी ऐसा भी हो सकता है कि इट बिकम राउंड लाइक दिस, क्योंकि इसके आकार परिवर्तन हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां पर ये जो स्थिति है ये है रेटिना। हम जो वस्तु देखते हैं वो दूर भी हो सकती है, नजदीक भी हो सकती है। दूर की वस्तु को भी रेटिना पे ही बनाना है प्रतिबिंब, और नजदीक की वस्तु को रेटिना पे ही बनाना है। तो प्रतिबिंब की दूरी निश्चित है, रेटिना की दूरी निश्चित है, लेकिन वस्तु की दूरी अनिश्चित है। तो अलग अलग दूरी की वस्तुओं को, प्रतिबिंब को रेटिना पे ही बनाने के लिए आपको लेंस भी तो बदलना पड़ेगा। तो क्या हम अपनी आंखों के लेंस को बदल लेंगे? नहीं। आंखों के लेंस को जब हम नहीं बदलेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम एक काम करेंगे कि हम लेंस में परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था लगाएंगे, लचीला लेंस लगाएंगे। लचीला लेंस मतलब लेंस ऐसा है, लचीलेपन के बाद ऐसा हो गया, फिर वापस ऐसा हो गया। तो होता क्या है मैं बताता हूं कि जब आप, दो तरह की विजन है, जब आप दूर की वस्तु को देखते हैं, दूरस्थ वस्तु, तो देखिए आप, ये आई है, ये मानव का एक नेत्र बनाया मैंने, ये बनाया कॉर्निया, और ये बनाया रेटिना, सॉरी लेंस, पतला लेंस है। दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आप पाएंगे कि समानांतर आती हैं, और समानांतर आती है तो उसको कम मोड़ना है, और रेटिना पे कट गया तो उस समय लेंस पतला होगा। कैसा होगा? यहां पे लिखेंगे पतला लेंस। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखें ऐसे यहां, और नजदीक की वस्तु को देखेंगे, तो नजदीक की वस्तु से निकट वस्तु यहां से प्रकाश की किरणें फैलती हुई आएंगी, और इसको ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, तब जाकर रेटिना पे कटेगा। तो ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, रेटिना पे कटेगा, इसके लिए यहां पे मोटी लेंस। पहले तो इस बात को बनाइए आप, है ना? फिर मैं समझाता हूं लेंस की मोटाई कैसे कम हो और ज्यादा होगी।
तो इसको बनाया आपने। अब इसमें थोड़ी बहुत बातों को ऐड भी करना है हमें, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज करना है कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो लेंस पतला होता है। देख रहे हैं पतला लेंस, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे पतला लेंस। आपको याद होगा बचपन में जब भी आपने अपने दोस्त को एक मोटे से चश्मे लगाए हुए देखे तो आपने कहा पावर ज्यादा है। बिल्कुल वही कहानी कहनी है। चश्मा अगर मोटा है, यानी लेंस अगर मोटा है, तो पावर ज्यादा है। फिजिक्स अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे पावर ज्यादा का मतलब होता है फोकस दूरी, है ना, फोकल लेंथ कम है। हालांकि अगर फोकल लेंथ बात समझ में नहीं आ रही तो लिख लीजिए, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे जब लेंस पतला है तो पावर कम है और फोकस दूरी अधिक है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या P इज इक्वल टू 1/f। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। कि लेंस ऑफ पावर ऑफ लेंस फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को ये बात रिलेशनशिप नहीं पता भी लिख लें। हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो लेंस भी पढ़ेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप दूर देखते हैं तो आपका लेंस ऐसा होता है, पतला। पतला लेंस मतलब पावर कम। जब नजदीक देखते हैं तो लेंस ऐसा हो जाता है, मोटा, यानी कि पावर अधिक। इसलिए हमारी आंख ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है, ऑटोमेटिकली फोकस कर लेती है। दूर तारों को भी देखते हैं और नजदीक हम 25 सेंटीमीटर पे किताबें पढ़ लेते हैं, है ना। तो आंखों के लेंस में जो आकार का परिवर्तन है वो कैसे होगा? सिलेरी पेशी के द्वारा। तो एक और पॉइंट लिखिए, आंखों के लेंस में आंखों के लेंस में आकार परिवर्तन आकार परिवर्तन आकार परिवर्तन सिलियरी पेशी के कारण, यहां लिख देता हूं मैं, सिलियरी पेशी, याद है आपको, सिलियरी पेशी के कारण, सिलियरी पेशी के कारण होता है। सिलियरी पेशी के कारण होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा एक और टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे और वो है रेंज ऑफ विजन। हमारी दृष्टि क्षमता क्या है? रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन जो है उसमें दो पॉइंट है। हम निकटतम कब देखते हैं? तो निकटतम बिंदु, और दूसरा है दूरस्थ बिंदु। तो एक को कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा कहते हैं हम फार पॉइंट। तो हमारा निकटतम बिंदु जो है वो कितना है बताइए तो जरा। आप सबसे एक सवाल है, हमारी दृष्टि की निकटतम बिंदु क्या है? देखिए आप चैट में लिख के बताइए। एनीबॉडी? कितने दूरी तक हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं?
बहुत लोगों ने जवाब दिया 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और दूरस्थ बिंदु, तो निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर। इससे नजदीक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से पढ़ने में नहीं आएगा। और दूरस्थ बिंदु है अनंत। ध्यान दीजिएगा, निकटतम बिंदु पे आंखों का लेंस कैसा होगा? राउंड, मोटा लेंस। मतलब हुआ कि पावर ज्यादा और फोकस दूरी कम। दूरस्थ बिंदु पर देखने के समय हमारी आंखों की लेंस हो जाती है पतली, तो पतली पतला लेंस। और इस समय इसकी पावर कम और फोकस दूरी अधिक। इस पॉइंट को भी रिलेटेडली याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा, नजदीक देखना यह कार्य की अवस्था है। तो एक और बात ध्यान दीजिएगा, यह निकटतम बिंदु पे देखना कार्य की अवस्था, और दूर देखना विश्राम की अवस्था। यानी आंखों की मांसपेशियां विश्राम करती, इसलिए दूर देख के कभी कोई नहीं थकता। ये तो नहीं होता ना दूर देखते देखते थक गए, लेकिन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं लोग, है ना? तो पढ़ते पढ़ते जरूर थकते हैं। इस पॉइंट को लिखिए, पूरे फ्लो चार्ट को लिख लीजिए। दूरस्थ इनफाइनाइट है, अनंत। अनंत तारे देखते हैं ना, रात में तारे दिखते हैं, दिन में भी दिखते होंगे कभी कभी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, आंखों में बल पड़ेगा, दर्द होगा। लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर से दूर रख के पढ़ें या 25 सेंटीमीटर पे भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, पढ़ते पढ़ते थक सकते हैं, कंप्यूटर पे काम करते करते थक सकते हैं, मोबाइल देखते देखते थक सकते हैं, लेकिन दूर देखने पे थोड़ा आराम ही मिलता है, क्योंकि वो विश्राम की अवस्था है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई की लगभग सारी बातें हो गई। अब दो आंखों के रोग के बारे में बात करेंगे। आंखों के रोग, एक रोग है जिसका नाम है कैटरैक्ट, तो लिखेंगे नेत्र रोग। टॉपिक का नाम है नेत्र रोग, आई डिजीज। और नाम है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि नॉर्मल आई में देखो लेंस के ऊपर कोई जमाव नहीं है, लेंस क्लियर है, प्रकाश अंदर मुड़ के
पहुंच रहा है। लेकिन जब मोतियाबिंद होगी तो लेंस के ऊपर, यहां देख रहे हैं, यहां पे कुछ प्रोटीन वगैरह जम जाएगा। व्हाइट कलर का प्रोटीन होगा तो आंखों के ये बीच में सफेद दिखेगा, और सफेद दिखने का मतलब व्यक्ति को मोतियाबिंद हुआ है। ज्यादातर मामलों में ये अधिक उम्र में होता है, लेकिन कुछ मामलों में कम उम्र में भी हो सकता है। तो लिखिए, इस रोग में आंखों के लेंस पर सफेद प्रोटीन का जमाव हो जाता है। सफेद प्रोटीन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण दृष्टि बाधित हो जाती है। जिसके कारण दृष्टि बाधित हो जाती है। राइट? तो क्लाउडी विजन होगा, सफेद सफेद दिखेगा, जैसे बादलों के बीच देख रहे हैं। हालांकि इसको शल्य क्रिया से ठीक कर सकते हैं, है ना? तो लिख सकते हैं, इसे शल्य क्रिया, सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसे शल्य क्रिया या सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है ना? तो मोतियाबिंद इसलिए कि मोती की तरह दिखने लगता है। क्लाउडी विजन, कोई दिक्कत तो नहीं? इससे भी खतरनाक एक रोग है जिसका उपचार ही नहीं है, और वो है ग्लूकोमा। काला मोतियाबिंद कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? काला मोतियाबिंद। और काला मोतियाबिंद का मतलब हो गया कि नॉर्मल विजन में देख रहे हो आप, सारे कॉर्नर दिख रहे हैं ना? जब अर्ली ग्लूकोमा होगा तो कॉर्नर काले होने लगेंगे, दिखने कम होंगे। फिर देखो ये टनल विजन जैसा होने लगा, टनल में जैसे देखते हैं, और फिर फाइनली खत्म, पूरा खत्म, है ना? और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो दृश्य तंत्रिका है, यानी जो हमारी ऑप्टिकल नर्व है, जो आंखों से संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वो डिजेनरेट करता है, वो खराब होता है। और उसका कारण है क्योंकि आंखों में जो द्रव है उसकी प्रेशर बढ़ जाती है। आंखों में भी एक फ्लूइड है ना? तो लिख सकते हैं, लिखिए ग्लूकोमा। ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखिए ग्लूकोमा, और लिखें, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता पूर्णतः खो देता है। पूर्णतः खो देता है। और इसका उपचार संभव नहीं है। है ना?
फिर लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ये आंखों में पाए जाने वाले, ये आंखों में पाए जाने वाले तरल पदार्थ, तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर नाम है तरल पदार्थ का, एक्वस ह्यूमर, के दबाव के बढ़ने के कारण होता है। दबाव के बढ़ने के कारण होता है। जिससे दृश्य तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। जिससे दृश्य तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। जिससे दृश्य तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। है ना? तो आंखों में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। वो अगर प्रेशर बढ़ने लगे उसका, तो प्रेशर, बढ़ा हुआ प्रेशर, देखिए ध्यान से, एक डायग्राम भी है, थोड़ा सा समझ में अगर आ जाए तो उसका प्रेशर जब बढ़ेगा, ये एक्वस ह्यूमर यहां होता है इस क्षेत्र में, इसकी प्रेशर बढ़ेगी तो इस पे प्रेशर आएगा, इस पे प्रेशर आएगा तो इस जगह पे ऑप्टिक नर्व तक प्रेशर आएगा, और उसके चलते ये कनेक्शन कट जाएगी, और कनेक्शन जब कट जाएगी तो कैमरा काम का हो लेकिन कनेक्टेड ना हो तो क्या फायदा। देखिए यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखाया है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा जिसके चलते प्रेशर चारों तरफ लगा, लेकिन मेनली इस जगह पे प्रभावित हुआ। ध्यान से देखिए, राइट। तो ये दो रोग हो गए, एक ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद। कैटरेक्ट होने के कोई कारण ज्ञात नहीं है, ज्ञात कारणों में से नहीं, हो सकता है किसी को भी, अधिक उम्र में ज्यादा होता है। बाकी जो चार चीजें हैं ना, जिसको कहते हैं चश्मा लगाने के बाद ठीक कर सकते हैं, वो दृष्टि दोष है, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया, ये चार हम पढ़ेंगे फिजिक्स के साथ, है ना? अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक ईयर है, कान। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा। तो कान की संरचना थोड़ी जटिल है भाई, प्रेशर कैसे बढ़ता है ये सब कुछ नहीं पता, मेडिकल साइंस इसकी खोज पड़ताल में लगी है। बाकी कोई दिक्कत है डॉक्टर से मिल सकते हैं, है ना? तो ईयर की संरचना को तीन भागों में बांटते हैं, एक यहां से यहां तक को कहते हैं आउटर ईयर, फिर इस जगह को कहते हैं मिडिल ईयर, और इधर के भाग को कहते हैं हम इनर ईयर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा भी हुआ है मिडिल ईयर, देखिए ध्यान से, ये से यहां तक का पार्ट। और अगर ईयर की सामान्य संरचना देखेंगे तो ये दिखेगा आपको, कान के पर्दे तक की स्थिति आउटर ईयर, यहां से यहां तक की स्थिति मिडिल ईयर, और इसके पीछे की स्थिति इनर ईयर। डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, बनाना भी नहीं है, बल्कि हमें यह समझना है कि कान का कार्य क्या है। तो लिखेंगे ईयर, और ईयर के काम है, दो काम है, एक है हियरिंग यानी सुनना, एंड बैलेंसिंग। कई लोगों ने पूछा था कि बैलेंसिंग कैसे होगा, हम उस बात को आज समझेंगे,
क्योंकि बैलेंसिंग के लिए भी जो भाग है ना वो ईयर में ही है, और ईयर को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है ईयर का उसको कहते हैं बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण। जो दूसरा भाग है ईयर का उसको कहते हैं हम आंतरिक कर्ण, और ये जो भाग है वह है मध्य कर्ण। तो 3 भाग, बाह्य कर्ण, आंतरिक कर्ण और मध्य कर्ण। राइट। बाह्य कर्ण में कौन कौन से भाग आएंगे? तो बाह्य कर्ण में जो भाग आएंगे उसमें सबसे पहला है पिन्ना। पिन्ना मतलब ये बाहर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, ये जो कान जिसमें चाबी भरते हैं बचपन में, वो है पिन्ना। फिर पिन्ना के बाद दूसरा हिस्सा आता है ईयर कैनल, कान की नली, जिसमें कभी कभी आप जो है कुछ ईयरबड से साफ करने की कोशिश करते हो, और ईयरबड टच होता है कहां से, जो टच नहीं होना चाहिए, गलत बात है, वो है ईयर ड्रम, कान के पर्दे। तो ईयर ड्रम, ईयर ड्रम को कहते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम, तो इसका एक और नाम है टिम्पैनम। तो पिन्ना जो है वो बाहर का कान का हिस्सा जो ध्वनि को कलेक्ट करता है, ध्वनि फिर उस नलिका के माध्यम से अंदर जाती है और फिर ईयर ड्रम को कंपित करता है। तो ईयर ड्रम कंपित होता है ना। तो ईयर ड्रम क्या करता है, ये वाला पार्ट क्या करता है, तो लिख सकते हैं यह ध्वनि से कंपित होता है। यह ध्वनि से कंपित होता है। यह ध्वनि से कंपित होता है। राइट। तो अभी मैंने बताया था, इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहां तक देखिए, ये पिन्ना है, ये ईयर कैनल है और ये ईयर ड्रम है, यही कंपित होता है। कंपित होने वाला यह भाग, इसके बाद ये मध्य कर्ण है। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां हैं, पहली हड्डी, दूसरी हड्डी और तीसरी हड्डी, मैलस इंकस स्टेपस। 3 बड़ी छोटी छोटी हड्डियां हैं। देखिए सबसे छोटी हड्डी यही है, इस ऐसे जो सबसे छोटी हड्डी है ना। तो लिखेंगे आप मिडिल ईयर में, मध्य कर्ण में। तो मध्य कर्ण में क्या पाई जाएंगी, मैं यहां लिख देता हूं, मध्य कर्ण में पाई जाएंगी कर्ण अस्थियां। यहां होंगे कर्ण अस्थियां, और कर्ण अस्थियां कितने होंगे, 3 होंगे। पहला होगा मैलस, दूसरा होगा इंकस और तीसरा होगा स्टेपिस। तो MIS। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, दुनिया भर के लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, है ना। और मैलस इंकस स्टेपस तीनों मिलके, ये तीनों जब मिलते हैं, ये तीनों मिलते जब हैं, तो तीनों मिलके काम करते हैं। और काम क्या करते हैं, कंपन के मान को 20 गुना बढ़ा देते हैं। तो कंपन के मान को, कंपन हो बहुत कम रहा है, लेकिन तीनों हड्डी एक दूसरे से जुड़े होते लीवर के सिद्धांत पर, और उसकी मैग्नीट्यूड, परिमाण बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, कंपन के मान को बढ़ाते हैं, कंपन के मान को बढ़ाते हैं। हड्डियों का काम यही है। और आंतरिक कर्ण में 2 भाग है ना। आंतरिक कर्ण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इसके 2 भाग।
पहला भाग है कॉक्लिया, है ना, पहला भाग है कॉक्लिया। आपको दिखा देता हूं कॉक्लिया कौन सा है। ये जो घोंगे के समान घुमा हुआ हिस्सा है ना, यहां से देखिए ये ऐसे छेद भी है और पाइप की तरह है, ये कॉक्लिया है, ये हिस्सा। और यहां भी दिख रहा है, यहां ज्यादा स्पष्ट दिखेगा, घोंगे के समान घुमा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए। और फिर देखेंगे यहां पे 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, है ना। आपको ना दिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहां समझना है एक बार बस, जीवन में अंतिम बार ही। तो कॉक्लिया, और दूसरा भाग है सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धचंद्राकार नलिका। तो कंपन के मान को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद ये कंपन चला गया किसको, कॉक्लिया को। कॉक्लिया जो है ना वो घोंगे की समान एक संरचना है जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, और जब भी कंपन उसके ऊपर आएगा, सोचिए किसी बॉटल में अगर तरल पदार्थ भरा हो और उसको धक्का दे आप, कंपन दे, तो उसके अंदर तरल पदार्थ में लहरें बनेंगी, गति होगी, और उसी गति को हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो कैच करती हैं और मस्तिष्क में भेजती हैं, जहां पे हम उसको ध्वनि के रूप में सुन पाते हैं। तो कॉक्लिया में क्या है, कॉक्लिया में तरल पदार्थ है। तो पहले लिखिए तरल पदार्थ से भरा, है ना, और फिर लिखेंगे इसका फंक्शन, और लिखिए ध्वनि कंपन को तंत्रिका संकेत में बदलकर ध्वनि कंपन को तंत्रिका संकेत में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब ये मस्तिष्क उसको सुनेगा, आप महसूस कर पाएंगे, जैसे मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। तो कॉक्लिया सुनने के काम में आ गया। और सेमी सर्कुलर कैनाल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये तीनों के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है। ये तीनों एक दूसरे के साथ एंगल बना के हैं 90 डिग्री के। जैसे आपने राजमिस्त्री को देखा होगा, स्पिरिट लेवल यूज करते हैं। तो जैसे ये सेमी सर्कुलर कैनाल आप देख रहे हो, यहां पे कैसे होंगे, ये मैं यहां एक डायग्राम बनाता हूं। एक ट्यूब ऐसे होगी, दूसरी ट्यूब इस तरह से होगी, और तीसरी ट्यूब इधर से लगी होगी। 3 ट्यूब होंगे। जैसे कि अगर किसी कमरे के एक दीवार पे हमने एक ट्यूब लगाया अर्धचंद्राकार, दूसरी दीवार पे दूसरी ट्यूब 90 डिग्री पे, और जमीन पे तीसरी ट्यूब, सब में पानी भरा हुआ है, लिक्विड। और जब भी अपने गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो इसके अंदर का लिक्विड भी हिलेगा, और जब जब लिक्विड हिलेगा तब तब हमारे मस्तिष्क को संकेत जाएगा कि हमारी गर्दन कितने एंगल से झुकी हुई है। तो लिख सकते हैं, है ना। लिखिए, इसमें भी लिखिए तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। और फिर लिखेंगे इसके कार्य, यह शरीर के संतुलन संबंधी संकेत मस्तिष्क को भेजता है। शरीर के संतुलन संबंधी संकेत मस्तिष्क को भेजता है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, फिर कोई सवाल होगा मैं उस सवाल को लूंगा। तो कान के हिसाब किताब में इतनी ही चीजों को समझनी है।
अब बताइए, इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि सवाल बन सकता है क्या क्या, एक तो सवाल बनता है कि कर्ण अस्थियों की सही क्रम क्या है, तो मैलस इंकस स्टेपस, MIS। अगर हमें MIS या मिस याद रखें तो ये काम चल जाएगा। दूसरा कि आंतरिक कर्ण का कौन सा हिस्सा सुनने में कारगर है, तो ये सुनना, इसका काम है सुनना, और इसका काम है बैलेंसिंग। यह भी पूछ सकता है कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण, इन तीनों में बैलेंसिंग किसकी भूमिका है, बैलेंसिंग किसकी भूमिका है। अब सवाल ऐसे पूछते हैं बहरापन का कारण क्या है, एक कारण थोड़े, 1000 कारण होंगे, डॉक्टर बताएंगे ना इसको, मैं क्या बताऊं। ऐसा सवाल देखा है आपने कि बहरापन के कारण पूछ रहे हो। राहुल कहते हैं कि तेज रोशनी में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, क्यों नहीं देख पाते, है ना, इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि बहुत तेज रोशनी होगी तो प्रतिबिंब का निर्माण ठीक से नहीं होगा। कारण है कि रॉड और कोन जो होंगे बहुत अधिक रोशनी के चलते फोटो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वर्टिगो जहां पे चक्कर आता है वो प्रॉब्लम सेमी सर्कुलर कैनाल के कारण भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई एंड ईयर को पढ़ लिया। आई में अभी 4 टॉपिक और हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और आगे हमारे पास आएगा एक टॉपिक लाइट, लाइट में आएगा लेंस, और लेंस जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम कि चश्मे लगाते हैं किन कारणों से, जैसे मेरे भी लगे हैं, आप में से कई लोगों को लगे होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के बारे में बातचीत होगी हमारी। एंडोक्राइन सिस्टम और हॉर्मोन्स। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस बात को अगर समझना है तो हमें पढ़ना होगा एक टॉपिक ग्रंथि, ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स या ग्रंथियां, और ग्लैंड्स और ग्रंथियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग जो ग्लैंड और ग्रंथि का है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं उसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। और दूसरा है जिसको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। अब दोनों में अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ग्रंथि नलिका के द्वारा अपने स्राव को लक्ष्य तक पहुंचाता हो, मैं एक डायग्राम से बनाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रंथि है और ग्रंथि जो है वो एक नलिका के माध्यम से, ये नलिका है तो ये ग्रंथि और ये नलिका, तो ग्रंथि और ये नलिका, और नलिका के द्वारा वो लक्ष्य तक पहुंचता है, लक्ष्य तक नलिका के द्वारा पहुंचता है, तो बहिस्रावी कहलाएगा। लेकिन एक ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका हो ही नहीं, ग्रंथि ही हो सिर्फ, तो ग्रंथि और नलिका उपस्थित, सॉरी अनुपस्थित, नलिका लिख के काट दिया, नहीं है,
तो अपने स्राव को कैसे पहुंचाएगा? रक्त के द्वारा, रक्त प्रवाह, और फिर ये लक्ष्य तक पहुंचेगा। दोनों में अंतर है, एक नलिका के द्वारा, दूसरा रक्त प्रवाह के द्वारा। तो उसको कहेंगे अंतःस्रावी, यानी रक्त में प्रवाहित कर दिया और वो घूमते घूमते पहुंच गया। इसीलिए बहिस्रावी को हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहिस्रावी को हम कहते हैं नलिका युक्त ग्रंथि। तो इसका एक नाम है नलिका युक्त ग्रंथि, और इसको कहते हैं नलिका रहित ग्रंथि। दैट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, और इसको कहेंगे डक्टेड ग्लैंड। डक्टेड ग्लैंड। हम दोनों के एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी। पहले आप इसको बनाइए, पूरे को बना लीजिए। ओके, अब देखिए, जो एडिशनल बातें इसमें ऐड करनी है हमें, जैसे अभी तक तो आपने समझ लिया कि ग्लैंड्स दो प्रकार के, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, क्लियर है। दूसरी बात जो समझनी है कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होंगी ना, वो एंजाइम का स्राव करेंगी। एंजाइम का स्राव, ये एंजाइम का स्राव करती हैं। जितने भी अभी तक ग्लैंड पढ़े जो एंजाइम निकालते थे, सब बहिस्रावी थे। और ये जो होंगी, ये हार्मोन का स्राव करेंगी, हार्मोन का स्राव। इसलिए हमने चैप्टर का नाम क्या रखा था? एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन। तो ध्यान दीजिएगा, हार्मोन कभी भी नलिका युक्त ग्रंथियों से नहीं निकलती। हार्मोन जो होता है वो निकलता है किससे? नलिका विहीन ग्रंथियों से, जबकि एंजाइम निकलते हैं नलिका युक्त ग्रंथियों से, राइट। तो अब ये बात कंप्लीट हो गई। इस बात को आप ध्यान से लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। अगले चरण में हम ये भी समझेंगे कि एक हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है। मैं स्पेलिंग बता देता हूं, डक्टेड ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? डक्टेड, डक्ट और ईडी लगा देंगे, ग्लैंड यानी डक्ट युक्त, नलिका युक्त ग्रंथि। डक्टलेस ग्लैंड, लेस मतलब नहीं है,
अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं एक छोटा सा और एंजाइम और हार्मोन के बीच में क्या अंतर, क्या समानता। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, लेट्स टॉक अबाउट, एक है एंजाइम, इसी के नीचे लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ हार्मोन। दोनों ही ग्रंथियों से निकलते हैं, लेकिन एक बात तो अभी आपने सीख ही ली, हम दोबारा लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये किसके द्वारा? बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। और हार्मोन क्या होंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। है ना? दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, रासायनिक रूप से जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, ये प्रोटीन से बने होते हैं, दे आर प्रोटीन्स। आपने पढ़ा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये प्रोटीन के भी हो सकते हैं, प्रोटीन या स्टेरॉयड। स्टेरॉयड क्या है? वसा से उत्पन्न से बने। कुछ प्रोटीन के भी होंगे और कुछ स्टेरॉयड होंगे। आप जानते हैं एंजाइम हार्मोन स्टेरॉयड होते हैं, सुना होगा आपने कई बार। एंजाइम की एक और खास बात है कि एंजाइम तीव्र गति से कार्य करता है। मतलब निकला और काम किया, निकला और काम किया, फास्ट। एंजाइम्स आर वेरी फास्ट। ये स्लो काम करता है, ये सामान्यतः धीरे धीरे कार्य करता है। आप देखेंगे कि एंजाइम निकला और पाचन की क्रिया शुरू, लेकिन ये धीरे धीरे काम करेगा। निकल गया, आराम आराम से काम करेगा। एंजाइम जितनी तीव्र गति से काम करता है उतनी ही तेजी से अपने काम को निपटाकर खत्म हो जाता है। तो एंजाइम गति तीव्र है लेकिन प्रभाव कम समय तक है। तो प्रभाव कम समय तक है ना। लेकिन हार्मोन धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन प्रभाव लंबे समय तक। लंबे समय तक। तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि हार्मोन्स आर स्लो बट लॉन्ग लिव्ड। हार्मोन स्लो हैं लेकिन लॉन्ग लिव्ड हैं, मतलब कि लंबे समय तक प्रभावी है। और एंजाइम के बारे में इंग्लिश में कहते हैं एंजाइम्स आर फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। फास्ट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। एंजाइम निकालने की ग्रंथियां जो होती है ना, वो हमेशा देखोगे आप कि अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द ही रहती हैं, जबकि हार्मोन निकालने वाली कहीं और, लक्ष्य कहीं और, ब्लड में डाला, ब्लड से मिलते हुए कहीं ना कहीं पहुंचा। तो ये वाली पॉइंट्स भी आप लिख लीजिए, 3-4 पॉइंट है, लिखिए। और कोई सवाल हो तो पूछिए इससे रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन।
डोपामाइन वगैरह सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो इतनी बात समझ में आ गई। मुझे अभी खुद ही डोपामाइन से बहुत ज़रूरत है ना। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी फैमिली में मेडिकल इशू है, उस चीज़ को लेकर थोड़ा व्यस्त भी हूँ, इसलिए आपकी कल की क्लास शॉर्ट नोटिस पे कैंसिल करनी पड़ी थी। तो आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। हालांकि कोशिश हमेशा पूरी रहती है कि क्लासेस जो हैं वो कैंसिल ना हो। तो अब मान के चलें कि अगर क्लासेस कैंसिल हुई हैं कभी, तो स्थितियाँ असामान्य थी, बहुत अधिक असामान्य, सामान्य स्थितियों में नहीं होता। चाहत पूछ रही आंखों से पानी क्यों निकलता है? अब देखना पड़ेगा चाहत किस तरह का पानी निकल रहा है, दुख के, खुशी के, या ऐसी ही, है ना। स्टेरॉयड जो अलग से लेते हैं वो हार्मोन का प्रतिरूप होता है, केमिकल। स्टेरॉयड हार्मोन मांसपेशियों के विकास के लिए बड़े कारगर होते हैं, शरीर में अपने आप निकलता है। पुरुषों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयड है, बॉडी में खुद निकलता है, उसकी नेचुरल लेवल होती है बॉडी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति अधिक लेने की कोशिश करे तो फिर प्रॉब्लमेटिक है ना। तो इसीलिए डोपिंग टेस्ट होता है एथलीट्स के, और उसमें इस बात की खास ध्यान रखी जाती है कि कुछ स्टेरॉयड वगैरह तो नहीं लिए गए हैं, कोई अलग से तो सेवन नहीं किया गया है ना। बॉडी कुछ भी बेकार नहीं बनाता, बॉडी सारे हार्मोन, सारे एंजाइम काम के ही बनाता है। तो बॉडी के अपने काम है, कई बार वो काम हमारे किसी खास संदर्भ में बुरे साबित हो सकते हैं। तो आप बॉडी को ब्लेम नहीं कीजिए, बॉडी किस कारण से कुछ खराब बनाया उस कारण को समझिए। हम मजबूर करेंगे तो पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन मजबूर करेंगे तो पुलिस हम पे गोली भी तो चलाएगी। पुलिस अगर गोली हम पे चला रही है तो फिर आप पुलिस की गलती तो नहीं मानेंगे हमेशा, हमने मजबूर किया कि वो चलाए। अधिक फोन करने से कौन सा डिजीज होता है? मानसिक कमजोरी हो जाती है और कुछ नहीं होता। आंखें खराब होंगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, फोकस लूज कर जाएंगे और जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो पहली बात, अधिक फोन यूज करने से जीवन बर्बाद होता है ना। एलर्जी से भी आंखों में पानी आ जाते हैं, कई कारण हैं इन सबके। स्टेरॉयड की किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर से पूछे नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी दवा अगर स्टेरॉयड का हो उसको बिना पूछे नहीं करना चाहिए। कारण है कि हमारे बॉडी पे स्टेरॉयड के कुप्रभाव भी हो सकते हैं, होते ही है, लेकिन कुछ केसेस में स्टेरॉयड का प्रयोग करना जीवन बचाने के लिए जरूरी हो जाता है। तो डेक्सामेथासोन जो आप कह रहे हैं ना, वो एलर्जी के लिए, अर्थराइटिस, अस्थमा, इन सब में यूज करते हैं, लेकिन फिर वही है ना कि इट्स हायर एंड, सामान्य दशाओं में इस्तेमाल नहीं करते, है ना। ठीक है। हाँ, एक सवाल आपने पूछा था, मैं उसका जवाब दे दूं। कई लोगों ने पूछा कि कॉर्निया में अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो पोषण कैसे मिलता, फिर जीवन कैसे चलती है। तो कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है,
कॉर्निया हमारे आंखों का या शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो सीधे सीधे बाहर से ऑक्सीजन लेता है। जब ब्लड वेसल नहीं है तो भाई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? डिफ्यूजन से, विसरण से, वायुमंडल से ऑक्सीजन जाएगा कॉर्निया में और आसपास की कोशिकाओं से डिफ्यूजन के द्वारा पोषण लेगा। तो कॉर्निया में ऑक्सीजन प्रवेश करेगा वायुमंडल से। आप आंख बंद करके तो सोते नहीं, हल्का आंख खुला ही रहता है, तो दिन में ऐसे ही आंख खुला हुआ है, रात में जो है वहां भी स्थितियां ऐसी रहेंगी, है ना। और फिर ऐसे मामलों में आप पाएंगे कि कॉर्निया ठीक ठाक काम कर रहा है, राइट। तो कॉर्निया की पहली बात, ब्लड वेसल नहीं है, और ब्लड वेसल नहीं होना इसका मतलब नहीं कि ऑक्सीजन नहीं मिलता होगा। ऑक्सीजन कहां से लेगा? वो ऑक्सीजन लेगा हमारे खुद के कॉर्निया की सतह से, वायुमंडल से, सीधा डिफ्यूजन की विधि से, है ना। राइट। पोषण कहां से मिलेगा? तो आसपास की जो कोशिकाएं होंगी उससे। आई में मैंने थोड़े ना कहा आई में ब्लड वेसल्स नहीं होता, गलत बात, सुनते नहीं हुआ। देखो ध्यान से, आंख, आंखों में जो लालीपन होती है वो इस एरिया में लाल होता है ना। अभी मैं लाल बना देता हूं, देखो, है ना, ये एरिया लाल होता है, अरे हरा हो गया। तो रेडनेस इस एरिया में होता है, ये देखो रेडनेस है, क्योंकि ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा में रेडनेस होगा, इसमें रेडनेस नहीं होगा, कॉर्निया में रेडनेस नहीं होगा। आंख पूरा लाल हो जाएगा लेकिन कॉर्निया वाला हिस्सा लाल नहीं होता। तो ब्लड वेसल्स इसमें नहीं है ना भाई। ब्लड वेसल्स किस में नहीं है? तो देखो ध्यान से, मैं बना देता हूं, इस एरिया में ब्लड वेसल नहीं है, ये कॉर्निया है, इसको छोड़ के बाकी लाल हो सकता है। ऑनलाइन में अधिक मोबाइल यूज कराते हैं तो आप अपना कम कर दीजिए। ऑनलाइन में 2.5 घंटे की क्लास होती है, बाकी का देख लेना। स्क्रीन टाइम देखना जरा अपना, हर आदमी अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक करो, 6 से 8 घंटा मिनिमम आएगा। तो इसे बहानेबाजी मत करो, है ना। प्रोटीन स्टेरॉयड में नहीं बदलता, स्टेरॉयड फैट डेरिवेटिव है, स्टेरॉयड फैट से, वसा से व्युत्पन्न है, वसा से व्युत्पन्न है ना। विटामिन डी का अवशोषण कौन करता है? विटामिन डी हमारी स्किन के अंदर कोशिकाएं बनाती और फिर वो विटामिन डी जो भी बनेगा जमा होकर रहेगा। आइरिस का रंग अलग अलग मेलानिन पिगमेंट की मात्रा के बदलाव के कारण होता है। बहुत अधिक मेलानिन है तो काला, कम मेलानिन है तो भूरा, मेलानिन के साथ कोई और प्रोटीन जुड़ गया तो नीला हरा भी हो सकता है ना। हाँ भाई, कुमारी श्वेता कह रही है ऑप्शनल भी चलता है 2.5 घंटे, अब क्या करें श्वेता, बहुत दिक्कत है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि बाकी सारे व्हाट्सएप वगैरह छोड़ के ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। कुछ दिन आंखों को तकलीफ दे दीजिए, चश्मे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन बन जाएगा। आप देखते हैं ना, IAS IPS को देखो तो ठीक ठाक लोगों को चश्मे लगे होते हैं, इतना पढ़ते हैं लग ही जाता है। सूर्य से विटामिन डी, आप सूर्य की रोशनी में विटामिन डी नहीं होता। पहली बात, सूर्य की रोशनी के कारण हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है, विटामिन डी हम बनाते हैं। ये गलत बात है, लोगों ने बचपन में बता दिया सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है। किसने बताया? झूठ है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी नहीं होता। सूर्य की रोशनी में पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो किरणें जब स्किन से टकराती हैं तो स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्टेरॉल जो है उसके साथ पराबैंगनी किरणों का अंतरक्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, और फिर हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। ये तो वही बात हो गई कि अगर हम बोले सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है तो हम बोल दें कि भाई चूल्हे की आग में दाल और सब्जी होती है। भाई चूल्हे की आग से दाल और सब्जी बनाते हैं, हम बनाते हैं, लेकिन चूल्हे की आग में दाल और सब्जी नहीं है। दूसरी तरह सूर्य की रोशनी में विटामिन डी नहीं है। सूर्य की रोशनी चाहिए ऊर्जा के रूप में विटामिन डी बनाने के लिए।
देखो, थोड़ी दूरी पे रख के, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत खास नहीं है। दिक्कत मोबाइल फ़ोन से तब होती है जब आप सोते हुए ऐसे यूज़ करते हो, तब दिक्कत है। तो चलिए आज रहने देते इतना ही, थोड़ा मैं भी जाना है जल्दी, और कल मिलेंगे तो कल हम आगे की बात करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। है ना? सूर्य सनलाइट में विटामिन डी किसी भी समय मिल सकता है। देखो, नॉर्मली 15 से 20% हमारे शरीर के हिस्से सूर्य की रोशनी में, मैक्सिमम अगर आप कहें तो 20 से 25 मिनट तक रहें तो हमारा काम चल जाता है ना? हम उतना भी नहीं रह पाते सूर्य की रोशनी में। अब ये नहीं कि दिन भर खड़े रहें सूर्य में, सुबह और शाम अगर खड़े रहें तब भी ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों का कुप्रभाव नहीं होगा, विटामिन डी भी बन जाएगा। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। कल मिलते हैं इसी समय और फिर आगे की बात होगी हमारी।